हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को क्लासिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमने दो लॉज में करे, बीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ, और हमने देखा कि दो अलग अलग वेवलेंथ रीजन में ये दोनों लॉज काम करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिंगल लॉ नहीं मिला क्लासिकली जो इस पूरे रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझा सके। सो आज हम लोग करेंगे प्लैंक हाइपोथेसिस। प्लैंक ने एक ऐसा लॉ दिया जो पूरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस एंड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। इन दोलकों को कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर विभक्त होता है। प्रत्येक दोलक न्यूनतम विभक्त ऊर्जा मान एप्सिलॉन 0 के किसी एक पूर्णांक गुणज के बराबर अर्थात एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0, 3 एप्सिलॉन 0 के बराबर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। न्यूनतम विभक्त मान क्वांटम कहलाता है। एप्सिलॉन 0 जो h न्यू से दिया जाता है, h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू उन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। सो प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया, उसके अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो ब्लैक बॉडी है अपनी उसमें ऑसिलेटर्स हैं और जो भी एमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन का वो इन ऑसिलेटर्स के थ्रू हो रहा है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एप्सिलॉन 0 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। So according to Planck, the emission or absorption of radiation energy is through electromagnetic oscillators in the black body. The emission or absorption of energy is not continuous but discrete. Each oscillator can emit or absorb minimum energy epsilon 0 or an integral multiple of it, that is epsilon 0, 2 epsilon 0, 3 epsilon 0. The minimum discrete value is known as a quanta. Epsilon 0, its value is equal to h nu, where h nu is the frequency of the oscillator and h is Planck's constant, whose value is 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule seconds. So प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन हो रहा है वो कंटिन्यूस ना होकर इन द डिस्क्रीट है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास. Now we calculate the average energy of a Planck oscillator. कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा की गणना हेतु प्लैंक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का उपयोग किया. प्लैंक के अनुसार नियत ताप T पर विभक्त ऊर्जा NH न्यू वाले दोलकों की संख्या NN दी जाएगी A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू बाई KT. सो प्लैंक ने ये कहा कि जो ऑसिलेटर्स हैं ब्लैक बॉडी में उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है और उसने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को लेते हुए उसका यूज़ करते हुए इसका एक्सप्लेनेशन किया. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो कह रहा है अगर उनकी एनर्जी NH न्यू है तो उनका नंबर कितना होगा जो अपन NN से दे रहे हैं, A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू बाई KT. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से इसने एनालॉजी ली है एक्सपोनेंशियल वाली. सो NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हर एक की है NH न्यू, टोटल नंबर है NN, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई NH न्यू इंटू NN. कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये तो NH न्यू वाली है, ऐसे हमारे पास H न्यू होगा, 2H न्यू होगा, 3H न्यू होगा एंड सो ऑन. तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसका सम, तो समेशन En समेशन NH न्यू NN. और कुल दोलकों की संख्या कितनी है समेशन NN, क्योंकि ये तो NH न्यू वालों की NN है, H न्यू वालों की सब कुछ N होगी, 2H न्यू वालों की N2, 3H न्यू वालों की N3. इस तरह से टोटल ऑसिलेटर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स क्या हो जाएगा इसका
सम समेशन एन एन। तो दो लोगों की औसत ऊर्जा कितनी हुई? दो लोगों की कुल ऊर्जा अपॉन उनकी संख्या। तो समेशन एन एच न्यू एन एन अपॉन समेशन एन एन, ये एवरेज एनर्जी ई होगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर रही हूँ। प्लैंक used Maxwell-Boltzmann statistics to calculate the energy of emitted radiations from a black body. According to him, the number of oscillators with discrete energy nh nu at a particular temperature T is given as Nn equal to A exponential minus nh nu by kT. The total energy of oscillators with energy nh nu would be En कितना हो जाएगा? nh nu into Nn. The total energy of oscillators in the black body would be summation of En. The total number of oscillators would be summation Nn. So average energy of oscillators would be given as total energy of oscillators upon total number of oscillators summation nh nu Nn upon summation Nn. So average energy अपन दे सकते हैं summation nh nu एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू बाई के टी अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू बाई के टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हम ले रहे हैं वैल्यू x इज इक्वल टू एच न्यू बाई के टी, तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी? के टी समेशन एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। इसी इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को अपन एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस एक्स के टी डी बाई डी एक्स ऑफ summation exponential minus nx upon summation exponential minus nx। अब exponential minus nx क्या हुआ? 1 plus e raised to power minus x plus e raised to power minus 2x and so on, जो कि अपन लिख सकते हैं 1 upon 1 raised to power minus 1 upon 1 minus e raised to power minus x। So d by dx of exponential summation of exponential minus nx किसके बराबर हो गया? माइनस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एवरेज एनर्जी क्या हो गई? के टी ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। वैल्यू डाल दो एक्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स के टी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 या एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू के अपॉन के टी माइनस 1। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। अगेन न्यू को अपन सी बाय लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो एक और फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं। अब अगर एच टेंडिंग टू ज़ीरो है, मीनिंग एच की वैल्यू इतनी छोटी है, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच न्यू बाई के टी माइनस 1, बिकॉज एक्सपोनेंशियल एक्सपैंड करेंगे अपन और हायर टर्म्स को निगलेक्ट करके खाली 1 प्लस एच न्यू बाई के टी और माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? एच न्यू बाई के टी। सो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या हो जाएगा? के टी, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा ही था एवरेज एनर्जी क्या है? एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। सो ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, तो अपन ने वैल्यू आ गई एच न्यू बाई के टी। सो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी? के टी। रिमेंबर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, के टी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो एच टेंडिंग टू ज़ीरो की स्थिति में प्लांक के क्वांटम परिकल्पना से प्राप्त दोलक की माध्य ऊर्जा बोल्ट्जमैन के ऊर्जा समविभाजन नियम से प्राप्त दोलकों की ऊर्जा के टी के बराबर पाई गई। So in the case h tending to 0, in that limiting case, the average energy of oscillator found by quantum hypothesis is equal to that found by law of equipartition of energy. That is, in the condition of h tending to 0, Planck's quantum hypothesis approaches classical theory. Next we find out the Planck's radiation law, Planck का विकिरण नियम। So Planck के अनुसार कृष्णिका से लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व कितना होगा? यू लैम्डा डी लैम्डा किसके बराबर? एन लैम्डा डी लैम्डा और एवरेज एनर्जी, बिकॉज ये तो नंबर हो गया,
एन लैम्डा डी लैम्डा और एवरेज एनर्जी एक की, तो वो इंटू मल्टीप्लाई करके हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। जहाँ एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में दोलकों की संख्या अर्थात कंपन विधाओं की संख्या है, जो हमने पहले निकाल रखी है। कितनी है? एन लैम्डा डी लैम्डा किसके बराबर है? 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4। सो यू लैम्डा डी लैम्डा कितना हो जाएगा? 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4, और एवरेज एनर्जी की वैल्यू डाल दी एच न्यू, तो अपन इसको एच सी बाय लैम्डा दे सकते हैं। एच सी बाय लैम्डा एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। इसी तरह अपन फ्रीक्वेंसी रेंज में भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर क्या हो जाएगा? एन न्यू डी न्यू, एवरेज एनर्जी ई, वही इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो यू न्यू डी न्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, the energy density of radiation emitted from a black body within the wavelength range lambda and lambda plus d lambda, u lambda d lambda is given as n lambda d lambda average energy, where n lambda d lambda is the number of oscillators in the range lambda and lambda plus d lambda, that is number of modes of vibrations, which we have already determined as 8 pi d lambda upon lambda raised to power 4. Substituting the values and simplifying, we'll get the value of u lambda d lambda. Similarly, we can also find the energy density of radiations in the frequency range nu and nu plus d nu. In that case, instead of lambda, we'll take it in terms of frequency nu. So u nu d nu is 8 pi h nu cube by c raised to c cube d nu exponential h nu by kt minus 1. This is the Planck radiation law. ये प्लैंक का विकिरण नियम कहलाता है। अब इससे हम देखेंगे प्लैंक्स लॉ से कि जब हम लो वेवलेंथ रीजन में काम कर रहे हैं, फॉर लो वेवलेंथ एच सी बाई के टी इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, सो एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी इज मच ग्रेटर देन 1। सो यू लैम्डा डी लैम्डा किसके बराबर होगा? 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 1 अपॉन एच सी बाय लैम्डा के टी डी लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो विल गेट सम कांस्टेंट ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय लैम्डा टी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5। दिस इज द वीन्स लॉ। सो वी कैन सी दैट फॉर लो वेवलेंथ रीजन प्लैंक्स लॉ reduces to Wien's law। तो हमने देखा कि लघु तरंग दैर्ध्य के रीजन में जब हम काम कर रहे हैं तो प्लैंक के नियम से, प्लैंक के विकिरण नियम से हमें वीन का नियम मिल जाता है। नेक्स्ट वी मूव टू द लार्ज वेवलेंथ रीजन। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले किरण के लिए, विकिरण के लिए एच सी बाई के टी इज मच लेस देन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बढ़ गया तो एच सी बाई के टी इज मच लेस देन लैम्डा। सो एक्सपोनेंशियल एच सी बाई के टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा के टी। सो यू लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा? 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। सो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 पाई के टी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4, विच इज़ द रेले जीन्स लॉ। तो जब लैम्डा का मान ज़्यादा है तो हमें प्लैंक के नियम से रेले जीन का नियम मिल जाता है। सो वी सी दैट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ reduces to Rayleigh Jean's law. So Planck's radiation law is valid over the whole spectrum. लो फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ रीजन में हम जाते हैं तो ये वीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। हाई वेवलेंथ रीजन में जाते हैं तो ये रेले जीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ is valid over the whole spectrum of the black body radiation. We can also get the Stephen-Boltzmann law from this. समतापी कोटर के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व का मान u कितना होगा? 0 to infinity इंटीग्रेशन u लैम्डा d लैम्डा।
दिस इज़ द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इन द कैविटी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, u की वैल्यू आएगी 0 to infinity 8 pi hc upon lambda raised to power 5 d lambda exponential hc by lambda kt minus 1. Now let hc by lambda kt is equal to x. So minus hc by lambda square kt d lambda is dx. सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8 pi k raised to power 4 t raised to power 4 upon c cube h cube 0 to infinity x cube dx e raised to power x minus 1. अब ये जो एक इंटीग्रल है 0 to infinity x cube dx अपॉन e raised to power x minus 1, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू आती है pi raised to power 4 by 15. तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो देखिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आ रही हैं वो सब कांस्टेंट है। सो विल गेट द रेडिएशन समतापी कोटर के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, जो इसकी उत्सर्जन क्षमता है, एमिसिव पावर है E, वो कितनी होगी UC/4। तो इसको सिंपली U की वैल्यू हमने डाल दी, सिंप्लीफाई कर लिया, तो E की वैल्यू आ जाएगी सम कांस्टेंट इनटू t raised to power 4. So emissive power is directly proportional to the fourth power of temperature. यहाँ ये कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू, अगर हम ये सब कांस्टेंट्स डाल दें, हमारे पास k की वैल्यू है, हमारे पास c की वैल्यू है, तो ये सब वैल्यूज़ डालना, h की वैल्यू है, तो ये सब कांस्टेंट्स डालने के बाद अगर हम वैल्यू निकालें तो सिग्मा की वैल्यू आती है 5.6 इंटू 10⁻⁸ watt per meter square k square. सो ये सॉरी k raised to power 4. सो ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉस को यूज़ करते हुए हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। So emissive power of a black body depends on temperature and it is directly proportional to the fourth power of temperature. So Planck ने हमें क्वांटम हाइपोथेसिस दे के ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, बिकॉज रिमेंबर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्लासिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सो अब क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।